Urdu and only Urdu shall be state language of Pakistan। और ये लाइन के बाद वहाँ एक बड़े मुजाहरे और बड़े प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट हुए। दूसरा जो रीजन था फॉल ऑफ ढाका के पीछे वो था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में तब शुरू हुआ जब वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल जो एक दलित थे, बांग्लादेश से वाबस्ता थे, उनको हटाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में आया और उसमें बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड था द रिलीजन वुड बी द फंडामेंटल रूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में पूरे 9 साल तक चला और इसी तरह से पाकिस्तान में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया वो भी 1956 में आया। 23 मार्च 1956 में वो कॉन्स्टिट्यूशन आया। सिकंदर मिर्जा अपॉइंट करते हैं जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फॉल ऑफ ढाका के पीछे बुनियादी असबाब क्या थे। फॉल ऑफ ढाका को आज 16 दिसंबर 2025 को 54 ईयर्स हो चुके हैं। ये जिस तरह से वाकया आहिस्ता आहिस्ता तारीख में सरफेस होता जा रहा है तो इसके हवाले से बहुत सारी जो हकायक हैं वो सामने आते जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेजर काजेज बिहाइंड द फॉल ऑफ ढाका एंड द लेसन्स वी लर्नड स्पेशली। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फॉल ऑफ ढाका के पीछे बुनियादी असबाब क्या थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फॉल ऑफ ढाका का जो रीजन था वो था लैंग्वेज कंट्रोवर्सी दैट इरप्टेड इन 1948। उस लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज को लेकर 19 मार्च 1948 को कायदे आजम ढाका पहुंचे और फिर आफ्टर 2 days 21 मार्च ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में उन्होंने एक तारीखी खिताब किया। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain tied up solidly together and work together. Look at the history. Every government has got to have some state language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu. उन्होंने ये दोहराया कि उर्दू एंड ओनली उर्दू शल बी स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। और ये लाइन के बाद वहाँ एक बड़े मुजाहरे और बड़े प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट हुए कायदे आज़म के इन लाइन कहने के बाद। और उन्होंने ये यूथ ऑफ बांग्लादेश से ये अपील की कि क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो है वो नेशन की लैंग्वेज होगी और इग्नोर द फिफ्थ कॉलमिस्ट। फिफ्थ कॉलमिस्ट का मतलब ये था कि वहाँ पे जितने भी परसेप्शन मेकर्स थे और बंगला जो लैंग्वेज थी क्योंकि वो कम जो है वहाँ पे बोली जाती थी, तो यहाँ से जो है लैंग्वेज कंट्रोवर्सी का एरप्शन शुरू हुआ और वो शदीद हो गई जब फरवरी 21 फरवरी 1952 में बड़ा मास्केर हुआ स्टूडेंट्स ऑफ ढाका का, और जिसके ममायर में पूरी दुनिया में आज भी 21 फरवरी दुनिया का जो है वो लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और आपको ये मैं बताता चलूँ जितनी भी दुनिया में आज 21 फरवरी लैंग्वेज डे मनाया जाता है वो एक इन द मेमायर ऑफ ढाका के जो स्टूडेंट्स जो शहीद थे उनके यादाश्त में ये दिन आज हर साल पूरी दुनिया में 21 फरवरी जो है वो मदर टंग लैंग्वेज या जिसको कहते हैं लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो ये लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी जो कि आगे चल के आगे बहुत सारी महरूमियों का बुनियाद बनी। दूसरा जो रीजन था फॉल ऑफ ढाका के पीछे वो था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस।
कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में तब शुरू हुआ जब वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल, जो एक दलित थे, बांग्लादेश से वाबस्ता थे, उनको हटाया गया। और फिर आगे चल के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में आया और उसमें बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड था द रिलीजन वुड बी द फंडामेंटल रूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। तो यहां से इन द फर्स्ट मीन जो पाकिस्तान का जो फेडरेशन का फैब्रिक था, जो मल्टा एथनिक और मल्टा नेशनल फैब्रिक था, वो इग्नोर किया गया और यहां से भी एक महरूमी का एहसास बढ़ा। और मैं आपको आगे बताते चलूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में पूरे 9 साल तक चला और इसी तरह से पाकिस्तान में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया वो भी 1956 में आया। 23 मार्च 1956 में वो कॉन्स्टिट्यूशन आया और वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पौने 2 साल भी जो है वो न चल सका, मतलब मोर देन 2 years। लाइक 1956 में वो कॉन्स्टिट्यूशन आया और 7 अक्टूबर 1958 में एक जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, उसमें जो इस्कंदर मिर्जा हैं वो फेरोज खान नून को एक नोटिफिकेशन देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो पाकिस्तान का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोकेट किया जाता है। और उसी तनाजुर में इस्कंदर मिर्जा अपॉइंट करते हैं जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था कि एक सिटिंग जो प्रेसिडेंट थे, जो कि गवर्नर जनरल थे, फिर प्रेसिडेंट है और फिर उससे जो है आगे चल के वो फील्ड मार्शल अपॉइंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान मुल्क में कंप्लीट मार्शल लगा के इस्कंदर मिर्जा को भी चलते का कर देते हैं। ये एक बड़ा सेटबैक था, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और मार्शल लॉ। इससे पहले भी अगर मैं आपको बता दूं, पैरिटी स्कीम जो 1 यूनिट स्कीम थी, जिसमें बांग्लादेश को एक पॉपुलेशन जो है वो इक्वलिटी दिखाने के लिए वो पैरिटी स्कीम वो भी 1954 में लाई गई, 1 यूनिट स्कीम। वो भी एक बड़ा मेजर रीजन था पाकिस्तान को आगे चल के पॉलिटिकल इंस्टेबल करने में और आगे चल के बांग्लादेश के बुनियाद डालने में। और इसी तरह से हम आगे देखते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिकल क्राइसिस और डिस्क्रिमिनेशन की हद ये थी कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो पहला जो प्राइम मिनिस्टर था वो अक्टूबर 1951 में शहीद किया गया था, लियाकत अली खान। और उसके बाद कोई अराउंड 6 और 7 प्राइम मिनिस्टर फेरोज खान नून तक आए। इसमें मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, वो चला था 1947 से लेकर 1951 तक। उसके बाद आए ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो भी बांग्लादेश से वास्ता रखते थे, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन का टेन्योर चला 1951 से लेकर 1953। 1953 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस टाइम कोरियन क्राइसिस का ज़माना था और कोरियन क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में कुछ फूड क्राइसिस ने जन्म लिया था। और फूड क्राइसिस को लेके एक बहाना बना के ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो कि एक खुद बांग्लादेश से वाबस्ता थे, उनको हटाया गया और उसकी जगह लाया गया मोहम्मद अली बोगरा को। मोहम्मद अली बोगरा साहब चले 1953 से लेके 1955 और फिर उसको भी गुलाम मोहम्मद खान ने जो है वो चलते का किया। और उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा के पास आए चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली 1955 से लेके 1956 चले और ये हद थी कि उसके बाद जो है वो हुसैन शहीद सहरवर्दी 1956 से लेके 1957 तक हुसैन शहीद सहरवर्दी चले। और हुसैन शहीद सहरवर्दी का भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक बहुत एक अजीब और गरीब कहानी है कि उसको कैसे हटाया गया और अयूब खान ने फिर उनको जो है -1 जो आजकल चल रहा है उसके तनाजुर में। अच्छा, फेरोज खान नून जो है वो फिर आए, जो जिस ज़माने में मार्शल लगा था, अक्टूबर 1958 तक चले, मतलब 1957 से लेके 1958 तक जो है वो फेरोज खान नून चले।
तो ये हालत थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पाकिस्तान में कि लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सरवर्दी और फिरोज खान नून तक आप गिनती करें कि कितने प्राइम मिनिस्टर इन सिर्फ चंद जो है वो 5 से 6 सालों में चेंज हुए। दिस वॉज अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जो कि आगे रूट काज बनी बांग्लादेश बनने का, फॉल ऑफ ढाका का। अच्छा, इससे हम आगे दोबारा देखते हैं, वो थे इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। उस जमाने में वैसे लियाकत अली खान ने राइजमैन अवार्ड के नाम से फाइनेंशियल अवार्ड शुरू किया था और लियाकत अली खान से लेके यहिया खान तक तकरीबन गालिबन 3 जो है वो अवार्ड्स दिए जा चुके थे। और उसमें अच्छा पैरामीटर जो था वो था आबादी का तनासुब नहीं था उसमें बाकी जो टैक्स कलेक्शन से लेके, और उसमें भी मेजर जो टैक्स कंट्रीब्यूटर था, क्योंकि उसमें जूट एंड द टी ये 2 बड़े एक्सपोर्टर, जिससे 70% ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज जो है, क्योंकि जूट एंड द टी जो है वो मेजर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द बांग्लादेश। तो 70% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज उस टाइम भी बांग्लादेश देता था, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए, आबादी के तनासुब को इग्नोर करते हुए, इट वाज द मेजर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें बड़े जो है वो अयूब खान, शेख मुजीब ने आगे चल के ये भी कहा था, क्योंकि उस टाइम इस्लामाबाद कैपिटल अंडर द कंस्ट्रक्शन था, तो उसमें कहा था कि इस्लामाबाद के रास्तों से पटसन की खुशबू आती है, जूट की खुशबू आती है। तो मतलब जितना भी हमारा जो है उनका पैसा था वो इधर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से और अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे वेस्ट पाकिस्तान में लगाया गया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन वाज आल्सो द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द फॉल ऑफ ढाका। और उसके बाद आगे चल के जो कि मैंने बताया कि सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन कहते हैं कि जो बांग्लादेश की लीडरशिप थी, जो उस टाइम जैसे मैंने हुसैन शहीद सरवर्दी का नाम लिया, हुसैन शहीद सरवर्दी was the prime minister at the time of partition, was the prime minister of Bangladesh। और उसी टाइम उन्होंने ही जो है वो बड़े फख्र से बांग्लादेश को पाकिस्तान के हिस्से में डाला, और वो 1946 से लेकर 47 तक बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। लेकिन आगे चल के उनके साथ मैंने जैसे बताया, उनको सिर्फ 1 साल में 1956 से लेकर 1957 तक वो फिरोज खान नून के थ्रू हटाया गया। लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म हो जाती, उनको जेल में डाला गया, क्योंकि अयूब खान उनको माइनस करना चाहते थे अवामी लीग के लीडरशिप और सियासत से, ताकि वो दोबारा नहीं आना सके। रीजन, क्योंकि अयूब खान ने उस टाइम 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को एब्रोगेट किया था, तो वो हुसैन शहीद सरवर्दी रीइंस्टेटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 चाहते थे। कहते थे कि जितना भी जो भी जिस तरह से भी कमजोर आइन है उसकी बहाली होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उनको जेल में डाला, फिर रिहा किया तो वो उनको बाहर भेजा गया। और उनकी 5 दिसंबर 1963 में बैरूत में एक मिस्टीरियस तरीके से मौत वाकई हुई। और इसी तरह से हुसैन शहीद सरवर्दी के बाद जो वहाँ की जो यंग लीडरशिप थी, वो शेख मुजीब रहमान वो आगे आई, और अवामी लीग उनको जो है वो आगे अवामी लीग की इन्होंने लीडरशिप की। शेख मुजीब के साथ क्या हुआ उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो कि एक बांग्लादेश से वाबस्ता थे और वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको जैसे मैंने बताया था कि जो फूड क्राइसिस के नाम पे डीसीड किया गया। तो ये हालत थी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, उनको किसी भी तरह से वेस्ट पाकिस्तान में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। और शेख मुजीब रहमान ने आगे जब अवामी लीग की लीडरशिप संभाली तो उन्होंने जो आगे काम किया वो था फातिमा जिन्ना के साथ उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट बनी। और फातिमा जिन्ना के इलेक्शंस में जो फातिमा जिन्ना की डिफीट हुई 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट अयूब खान, ये भी एक बड़ा मेजर सेटबैक था जो कि आगे फॉल ऑफ ढाका की बुनियाद बनी। तो फातिमा जिन्ना के खिलाफ जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो उस टाइम क्योंकि अयूब खान के कैबिनेट में थे, उन्होंने उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। एक बड़े मशहूर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद जो अभी भी नून लीग में, उनके
बड़े, जैसे मैंने पिछले भी आपको कई इनमें बताया कि वो उनका क्योंकि जो इंतखाबी निशान वो लालटीन था और उन्होंने आखिरी कोशिश की जमहूरियत और डेमोक्रेसी जो इंस्टीट्यूशंस थे डेमोक्रेटिक उनको बचाने की, लेकिन उनको एक बुरे तरीके से और रिग्ड तरीके से हराया गया। एंड द डिफीट ऑफ फातिमा जिन्ना वाज आल्सो द मेजर फैक्टर बिहाइंड द फॉल ऑफ ढाका। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं शेख मुजीब के। उसके बाद जो है जब डिफीट ऑफ फातिमा जिन्ना हुई तो वो शेख मुजीब 6 नुकात को लेके वो बड़े मायूस होके फिर आगे चल के एक पॉलिटिकल लेगेसी को संभालते हैं। शेख मुजीब के 6 नुकात जो थे वो फर्स्ट ये था कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में एक फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम आना चाहिए जिसके बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ग्लोबल और यूनिवर्सल होना चाहिए। दूसरा उनका नुक्ता यह था कि ओनली डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स शुड बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट ये था कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम का नफाज होना चाहिए पाकिस्तान में। उनका दूसरा नुक्ता यह था कि ओनली डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स शुड बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका तीसरा जो नुक्ता था वो ये था कि आपके जो करेंसीज हैं वो सब यूनिट्स की अपनी होनी चाहिए, सेपरेट करेंसी एंड द फिस्कल सेफगार्ड फॉर द ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलग करेंसी होनी चाहिए और उनकी फिस्कल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए। और चौथा जो उनका पॉइंट था वो ये था कि टैक्सेशन पावर वेस्टेड इन प्रोविंसेस। सारे के सारे टैक्सेस जो भी हैं वो प्रोविंसेस के पास आनी चाहिए और सारे के सारे जो टैक्स कलेक्टिंग जो अथॉरिटी है वो फ्रॉम शुड बी ऑल अंडर द प्रोविंसेस। और उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स जो हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर्स जो हैं वो भी प्रोविंसेस के अपने ही होने चाहिए। और क्योंकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की बात कर रहे थे तो पांचवा पॉइंट ये था कि सेपरेट फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स शुड बी अंडर द प्रोविंसेस। उनके हर सूबों के अलग सेपरेट जो है वो इवन स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान के लिए सेपरेट फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स होने चाहिए। और पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को अपनी एक सेपरेट जो है वो डिफेंस फोर्स होनी चाहिए। तो मैं इन 6 नुकात को दोबारा रिपीट कर देता हूं आपकी मेमोरी के लिए कि एक तो पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। दूसरा जो है सेंट्रल के पास सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स होना चाहिए। तीसरा उनका नुक्ता यह था कि टैक्सेशन पावर्स जितने भी हैं वो प्रोविंसेस के पास होने चाहिए। और चौथा उनका पॉइंट ये था कि सेपरेट एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर्स या फंड्स या अकाउंट्स वो प्रोविंसेस के पास होने चाहिए। और छठा उनका नुक्ता यह था कि प्रोविंसेस या स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान के पास इंडिपेंडेंट डिफेंस फोर्स होने चाहिए। तो ये पहले भी था, सिंध के पास रेंजर्स थी और बाकी भी। तो इसको कहा जाता है मगना कार्टा ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मतलब उसको लेके बड़े रिएक्शन आया वेस्ट पाकिस्तान से कि इट इज काइंड ऑफ द उनको ये सेपरेटिस्ट एजेंडा बोला गया। लेकिन उनके इन 6 पॉइंट्स को उस टाइम टोटली इग्नोर करते हुए वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, अयूब खान ने स्पेशली, और उन पे सख्तियां बढ़ा दी। तो इग्नोरेंस मतलब 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीब वर टोटली नेग्लेक्टेड। ये भी एक बड़ा मेजर रीजन था फॉल ऑफ ढाका का। अब आगे आते हैं, ये 69 का जमाना है, 70 का जमाना है। 12 नवंबर 1970 को बांग्लादेश में एक बड़ा साइक्लोन आया था और उस साइक्लोन का नाम था भोला साइक्लोन, जिसमें तकरीबन 3 से फिगर आती है कि 6 से 7 लाख लोग जो है वो बड़े अजल का शिकार हुए थे। और उसमें पाकिस्तान की जो वेस्ट गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तरीके से रिहैबिलिटेट करने में नाकाम हुई और आगे चल के 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान थे, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होता है 7 दिसंबर 1970 को। और उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स थे वो तकरीबन 167 सीट्स जो है वो अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी। और उसके बाद
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रिसेंट बनी थी 1967 में, जुल्फकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे उसको, और उसमें 87 सीट वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने जीती थी। यहां से कियोस शुरू होता है, यहां से जो है वो पॉलिटिकल एक टर्मोइल शुरू होता है, जिसका हल जो है आगे दिसंबर गुजर जाता है, जनवरी गुजर जाता है, फरवरी में 1 मार्च 1971 को यहया खान, उस टाइम के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जो है वो नेशनल असेंबली ज्वाइंट सेशन अनाउंस करते हैं, जो कि आगे जाके फिर भी जो है वो पोस्टपोन किया जाता है। तो दिस वाज द पॉलिटिकल डेडलॉक आफ्टर 1970 इलेक्शन। इट वाज आल्सो द मेजर कॉज ऑफ द फॉल ऑफ ढाका। तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको बता दूं। उसमें फिर जिस तरह से नेशनल असेंबली का सेशन पोस्टपोन करते हैं यहया खान, और अचानक जो है वो बांग्लादेश में रियट शुरू हो जाते हैं, मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद मजबूरन उसके बाद जो है शेख मुजीब को किस टाइम गिरफ्तार भी किया गया था। फिर जनवरी 1971 में उनको वो किया गया था, रिलीज किया गया था। और उसके बाद मैंने जिस तरह से बताया, द लॉस जो कि हम कहते हैं कि बहुत बड़ा मेजर रीजन वो था ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान मिलिट्री बांग्लादेश में घुसती है, और 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और उसके बाद पीछे देखने को कुछ नहीं मिलता। शेख मुजीब रहमान को मियांवाली जेल पंजाब में रखा जाता है, और फिर क्या होता है इसमें, कितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं, कितनी मास्केयर होता है, कितने लेवल पे, ये एक तारीख का हिस्सा है। अगर हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट ही पब्लिक की जाए, आपको पता लग जाएगा कि उसमें ऑपरेशन सर्च लाइट में जो लड़ने वाली कुव्वतें हैं, उसमें एक है मुक्ति बाहिनी, गोरिल्ला फोर्स जो है, और गोरिल्ला फोर्स जो है वो लड़ी थी अवामी लीग की तरफ से, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे भी जो अल शम्स और अल बदर की कहानी है वो भी आपके सामने है। और फिर इतने मैसिव लेवल पे रियोट शुरू हो जाते हैं कि आगे चल के इंडिया भी इंटरवीन करता है, जो भी वन ऑफ द मेजर कॉजेज इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती है उस जमाने में। तो ये टाइम आ जाता है 16 दिसंबर 1971, जिसमें पाकिस्तान फौज के सरबराह टिक्का खान नियाजी सरेंडर करते हैं। जगजीत सिंह अरोरा लेफ्टिनेंट जनरल, जो उस टाइम इंडियन आर्मी को लीड करते हैं। और फिर ये एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया होता है, जिसको कहते हैं सुकूत ढाका। एंड देन पाकिस्तान लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री एंड दैट बिकेम लेटर बांग्लादेश। बाकी कहानियां बाद में। हम इस सारे सानिया ढाका से, सुकूत ढाका से आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने बहुत सीखा है, और हम भी यही मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि वी शुड हैव लर्नड। एंड व्हाट एक्चुअली वी लर्नड, मैं आपको थोड़ा एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि इसमें क्या सीखा। खैर, हमने बहुत कुछ सीखा। उस टाइम 20 दिसंबर को यहया खान, क्योंकि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो को मुकर्रर किया। जैसे ही 20 दिसंबर को मुकर्रर किया तो उस टाइम फ़ौरन जो है वो यहया खान को उन्होंने बिल्कुल अपने ओहदे से हटा के हाउस अरेस्ट करिया। और उसका बहाना ये था कि वो हमूद रहमान कमीशन कायम की, जुल्फकार अली भुट्टो ने यहया खान को उसकी इंटरोगेशन के लिए रखा गया, और अगस्त 1980 तक वो फिर तकरीबन हाउस अरेस्ट रहे जब तक जियाउल साहब नहीं आए थे। 77 में गालबन उनको फिर निकाला गया था। लेकिन फिर असल मसला है कि हमने उस सारे से क्या सीखा। हमने ये सीखा कि 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया पाकिस्तान का,
और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद, क्योंकि उस टाइम भी जो गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, वो नेशनल नैप की गवर्नमेंट्स थी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। पंजाब और सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन केपी और बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की गवर्नमेंट्स थी। वली खान लीड कर रहे थे नेशनल अवामी पार्टी को पाकिस्तान में, और वली खान और अताउल्लाह मैंगल साहब सीएम थे उसके उस टाइम के उसमें, ये बलूचिस्तान में। और ये वली खान ने और अताउल्लाह मैंगल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मदद की, लेकिन आगे चल के बलूचिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अताउल्लाह मैंगल साहब की को चलता किया गया। उनको उस गवर्नमेंट को जो है गिरा के वहाँ पे अकबर खान बुगटी को लाया गया। ये हमने सीखा उसी टाइम विद इन 2 years। उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी की जो केपी में गवर्नमेंट थी, वली खान, उनको भी तकरीबन, उन्होंने तो वैसे तो एक सुना है कि एहतजाजी तौर पे, क्योंकि अताउल्लाह मैंगल की गवर्नमेंट को गिराया गया तो उनकी गवर्नमेंट को भी गिराया गया, लेकिन दोबारा वली खान की गवर्नमेंट को भी, नैब की गवर्नमेंट को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से वहाँ से हटाया गया। तो ये एक अच्छा, उसका रीज़न ये था कि हयात शेरपाऊ का मर्डर हुआ था, और उसके रिएक्शन में वहाँ जो भी मामला चले, तो उसके रिएक्शन में वली खान की गवर्नमेंट को निकाला गया। ये हमने तारीख से सीखते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट 7th अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट तो एक डिक्लेरेशन है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। सेकंड अमेंडमेंट सबको पता है, जिसमें डिक्लेयर्ड अहमदीज कादियानीज एज नॉन मुस्लिम। और थर्ड अमेंडमेंट आपको बड़ा लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंक्रीज द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड। किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो है, और उसमें जो पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टी थी वो ख़त्म करके किसी को भी किसी भी टाइम नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के नाम पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते थे। उनका ये थर्ड अमेंडमेंट में किया गया, उसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया। और उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो ओवर द कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर द कोर्ट्स, वो फोर्थ अमेंडमेंट की गई, जिसमें जो है रिस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था वो ख़त्म करके उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब एग्जीक्यूटिव वाज अथॉरिटेरियन टू आस्क एंड इंक्वायर द जुडिशियल, मतलब जुडिशरी के पावर जो है ख़त्म किए गए। फिफ्थ अमेंडमेंट में आपको बताऊं, जिसमें आपको जो है ये होगा कि रिड्यूस जुडिशियल इंडिपेंडेंस, लिमिटिंग द हाई कोर्ट पावर्स एंड स्ट्रेंथनिंग हाई कोर्ट के पावर जो है वो रिड्यूस किए गए। सिक्स्थ अमेंडमेंट में, जिसमें एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ जजेस एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सिक्स्थ अमेंडमेंट है, ये हमने तारीख से सीखा है। सेवेंथ अमेंडमेंट में भुट्टो साहब ने सेवेंथ अमेंडमेंट को देखें, उन्होंने जो है ये इसलिए की, इसमें अपने आप को परमिशन ग्रांट की कि वह ग्रांटेड परमिशन टू सीक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाईपासिंग पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करने का अख्तियार दिया गया 7वीं अमेंडमेंट करके प्राइम मिनिस्टर को। ये सिर्फ फॉल ऑफ ढाका के 4 सालों में 7 अमेंडमेंट की गई, 7 अमेंडमेंट, और जिसमें 4th, 5th, 6th और 7th, 4th, 5th और 6th और 7th, या इवन थर्ड को भी ले लें, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th अमेंडमेंट को ही पढ़ लें कि फौरन हमने किसी तरह से तारीख को जो है वो सीखा। अच्छा, उसमें किया गया कि उसमें जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई वो 3rd अमेंडमेंट इसलिए की गई कि वो जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनको इलीगल डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखाया जाए। और उसके बाद 4th में, जैसे मैंने बताया अमेंडमेंट में, वो जुडिशियल
इंडिपेंडेंस खत्म करके उन प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो जुडिशरी के पावर थे वो खत्म किए गए। और फिफ्थ अमेंडमेंट में जो आपके हाई कोर्ट्स के पावर थे वो खत्म किए गए। सिक्स्थ अमेंडमेंट में जैसे मैंने बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और जजेस की जो एज थी उसमें एक्सटेंशन की। और सेवेंथ अमेंडमेंट में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अपने आप को पावर दिया टू सीक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, रेफरेंडम जिसको कहते हैं, जिसने उनकी पूरी पॉलिटिकल जितनी भी लेगेसी और टेन्योर था उसको बिल्कुल भी एक क्वेश्चन पे लाके खड़ा कर दिया, चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया सेवेंथ अमेंडमेंट के बाद। क्योंकि रेफरेंडम हुआ था और रेफरेंडम के बाद जो रिजल्ट्स आए उसके बाद पाकिस्तान में पीएनए के नाम से, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के तहत एक बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चली और फिर यहां से एक हिस्ट्री ने अलग मोड़ लिया। ये था हमने तारीख से सीखा। उसके बाद आते हैं ज़िया-उल हक के जमाने से, आप देखेंगे उसके बाद जो एट्थ अमेंडमेंट पहली बार ज़िया-उल हक साहब लाए आइन में, ये अमेंडमेंट्स की बता रहा हूं, वो 58(2) थी, जिसमें एम्पावरिंग प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व असेंबली, लीगलाइज मिलिट्री रूल। ये एट्थ अमेंडमेंट हमने 1971 के इतने बड़े सुकूत ढाका से ये सीखा कि हमने प्रेसिडेंट को ये अख्तियार दे दिया कि इलेक्टेड असेंबली लीगलाइज रूल को खत्म करके मार्शल लॉ लगा दे। मैंने जैसे पिछले बताया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से, फॉल ऑफ ढाका के पीछे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उस सबको भुला के, उसके बाद हमने अफगान वार थी उसमें लसानी स्कीमें जो लाई गई, कलाशनकोफ कल्चर लाया गया ज़िया-उल हक के जमाने में। उसके बाद जो ज़िया-उल हक पीरियड वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फिर हमने ये सीखा सुकूत ढाका से, और आगे चल के फिर हमने ये सीखा 58(2) का इस्तेमाल करते हुए गुलाम इसाक खान ने जो टॉपल डाउन की गवर्नमेंट्स, उसके बाद जो है मेहरान बैंक स्कैंडल जो है हुआ। मेहरान बैंक स्कैंडल में जो मैनेज हुई इलेक्शन 1990 की, ये बड़ा मशहूर है, असगर खान वर्सेस असलम बेग उस जमाने के, किस तरह से जो है उनको किसी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को इलेक्शन से आउट करने के लिए जो साजिश हुई मेहरान बेग स्कैंडल, उसका अभी 2012 में फैसला आया है, वो पढ़ लीजिएगा, असगर खान वर्सेस असलम बेग। उसके बाद भी हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बाज ना आए। उसके बाद इस बीच में 1988 से लेके ज़िया-उल हक के जाने के बाद 97 तक 4 से 5 गवर्नमेंट्स लाई गई। ये थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये थी तारीख से सीखने का। उसके बाद सेकंड मार्शल लॉ 1999 12 अक्टूबर को मिलिट्री कू होता है पाकिस्तान में, और सारा कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल आर्डर CPO लाया जाता है। और फिर वही जो 13th अमेंडमेंट बाद में नवाज शरीफ ने की थी, इसको 58(2) को खत्म करके, वो मुशर्रफ साहब फिर दोबारा LFO आर्डर के तहत जो है वो उसने रिवाइव की, जिसको हम आगे चल के 70th अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये था तारीख से सीखने का अमल। और आगे चल के फिर 2008 के बाद जो हम देखते हैं ऑनवर्ड जो है अभी तक, ये कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं कि उसके बाद इमरान खान लॉन्च होता है। इमरान खान का जो है पीरियड शुरू होता है अक्टूबर 2011 के बाद, फिर शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, आगे चल के राहिल शरीफ का पीरियड, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। -1 फार्मूला वर्सेस एक्सटेंशंस जो जर्नल्स की, फिर आगे चल के एक पीरियड शुरू होता है बाजवा डॉक्ट्राइन का, और बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद अभी तो रिसेंटली चल रहा है फैज़ अमीन का केस अभी डिसाइड हुआ है, जिसमें उनको 14 साल बामुशक्कत जो है वो सज़ा सुनाई गई। उसमें देखें कि किस तरह से पीछे बैठ के जो मिलिट्री जर्नल्स थे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं। 2018 का इलेक्शन आता है, हमने तारीख से ये सीखा कि पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके RTS ब्लॉक होता है, उसमें गवर्नमेंट लाई जाती है, वो नहीं चलती। 9 अप्रैल 2022 को वो गवर्नमेंट दोबारा गिराई जाती है, एक हाइब्रिड निज़ाम आता है, उसमें फिर एक एक्सटेंशन दी जाती है। और फिर आगे अभी जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम ये डिक्लेयर हो चुका है, मुख्तलिफ विटनेसेस से ये डिक्लेयर हो चुका है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग
थ्रू आउट द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में होती रही है। ये जो फैज़ अमीन का जो 14 साला बामुशक्कत की सज़ा है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नल्स ISI के जितने सिटिंग जो भी जर्नल्स हैं वो पीछे बैठ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं। और पाकिस्तान में इवन आफ्टर 1971, जैसे मैंने बताया, सिर्फ पाकिस्तान की तारीख की 5 साल में जो 7 अमेंडमेंट्स की गई, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और उसके बाद जो वली खान और अताउल्लाह मैंगल की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया इन फर्स्ट 1.5 years। उसके बाद जियाउल हक के ज़माने में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की 1985 में जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हुए, उसमें क्या हुआ, किस तरह से गवर्नमेंट आई। फिर गुलाम इसहाक खान ने ये 58(2)B का एक्सपीरियंस करते हुए जो गवर्नमेंट्स गिराई, असलम बेग वर्सेस असगर खान का केस देख लें 1971 तक। सिर्फ कुल मिला के बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने अभी तक सीखा कुछ भी नहीं है। लेकिन हल क्या है? हल सिर्फ सिविलियन सुपरमेसी एंड रूल ऑफ लॉ है। हमें अगर तारीख से सीखना होगा कि सिविलियन सुपरमेसी एंड रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान प्रिवेल होने के लिए हाउ एवर इन वट एवर कंडीशन पाकिस्तान में ये लाजमी लाना होगा। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। जो आज भी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक परसेप्शन मेकिंग की कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें यह कहा गया है कि NFC जो कि राइजमैन अवार्ड जब बांग्लादेश हमारे साथ था, उस टाइम 70% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर्स में बांग्लादेश जूट एंड टी के ट्रेड से हमारे पास कंट्रीब्यूट करता था। उस टाइम पॉपुलेशन को साइडलाइन किया गया। और उसके बाद फिर उस टाइम अभी 71 के बाद पॉपुलेशन इज अ मेजर फैक्टर जो जिसमें NFC की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैं इस पे NFC पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेकंड सॉल्यूशन इज इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। और थर्ड वन इज द बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पाकिस्तान में बैलेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अलावा सुकूत ढाका से सीखने के लिए कुछ नहीं है। और इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन को आप इज्जत नहीं देंगे। आज भी पाकिस्तान में सूबों की बात चल रही है। हमने सुकूत ढाका से ये सीखा है कि लिंग्विस्टिक कल्चर को इग्नोर करते हुए जो हमने सुकूत ढाका वाकया किया, रौनमा हुआ तारीख में, उससे हमने ये सीखना होगा कि कौमों के कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को इज्जत देनी होगी। और रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक मैंडेट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर हमें सुकूत ढाका से कुछ सीखना है, रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक मैंडेट। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी रिकॉग्निशन। दुनिया पाकिस्तान में फेडरेशन में जितनी भी कौमें हुई थी वो मल्टी नेशंस थी और मल्टी नेशंस का एक फेडरेशन था, उसको हमें समझना होगा। और इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जो पाकिस्तान में अभी भी कौमें मौजूद है, सिंधी, पंजाबी, बलूचिस्तान, बलोची एंड केपी, उनके कल्चरल और हिस्टोरिक आइडेंटिटी को हमें रेस्पेक्ट देनी होगी। थर्ड इज द बैलेंस पार्लियामेंट्री फेडरल स्ट्रक्चर विद द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फोर्थ है इकोनॉमिक जस्टिस एंड equitable development, economic justice and equitable distribution and development. Fourth, and civil supremacy and rule of law.